Good morning, my dear students. Today I have discussed a new point, mitochondria. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो और काफ़ी ऐसे से आप लोग बताया जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यह कोशिका के लिए ऊर्जा गृह का कार्य करता है, लेकिन इतना कह देने से कि कोशिका के लिए ऊर्जा गृह का कार्य करता है, यह क्लास 9-10th के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हो जाएगा। लेकिन यदि आप 11th में हैं, 12th में हैं और नीट के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाए, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, या बेस हो आपका, और क्वेश्चन इससे वेरी माइन्यूट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएं। व्हाट इज द स्पेस इन बिटवीन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, परिसूत्री कणिका का अवकाश क्या होता है, इसका परिधीय व्यास कितना होता है, एक क्रिस्टी की संरचना क्या होती है, एक क्रिस्टी में कौन कौन सी अभिक्रियाएं चलती हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्रिस्टी के अंदर चलते हैं। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर बहुत ही रेयर केसेस में आपको मिलेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आइए दोस्तों हम बात देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इतिहास क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास में हमको ये देखना है कि ये कब डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अगर किया था तो कोलिकर ने 1880 में, पहले साइंटिस्ट रहे कोलिकर, जिन्होंने 1880 में किया था। कोलिकर 1880 में साइंटिस्ट कोलिकर ने जो है, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कीट पतंगों की पेशियों में देखा था। They also we see the muscles of insects, and they have generally see their structure in a granule like, एक कणिका के समान इनको संरचना दिखाई दी थी। ऐसे छोटी छोटी कणिकाओं के समान इनको संरचना दिखाई दी थी, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। और 1882 में फ्लेमिंग ने इनको कहा कि यह फाइला है। इन जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है उसको फ्लेमिंग ने कहा कि यह फाइला है। और इतना भी ध्यान दीजिए कि खोज तो किया गया 1880 में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी नाम नहीं दिया गया। ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बताया गया कि कणिका के समान संरचनाएं होती हैं, कणिका के समान, कण के समान है। फ्लेमिंग ने कहा कि यह फैला है। और अल्टमैन, साइंटिस्ट अल्टमैन ने 1894 अल्टमैन कहा कि ये, अल्टमैन ने कहा कि ये बायोब्लास्ट है। क्या बताया? बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट। और फ्लेमिंग ने क्या बोला था? फाइला।
अल्टमैन ने कहा कि ये बायोब्लास्ट है। और 1897 और 1897 में इनको कह दिया गया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और कहा सी बेंडा ने, सी बेंडा क्रेमर बेंडा, सी बेंडा क्रेमर बेंडा ने इनको कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या नाम दिया इनको? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब जो टर्म आया माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो टर्मों से मिलकर के बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन। Mitose means thread like. Mitose means thread like. Chondrion means granule. धागे सदृश संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागे सदृश संरचना। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कोई बड़ा सा थ्रेड है, इस तरह से एक बड़ा सा थ्रेड ले लिया जाए, कोई थ्रेड ले लिया जाए इस तरह से, और इसको छोटे छोटे पार्ट में ऐसे काट दिया जाए। ये देखिएगा तो, ये देखिए, तो ये इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया कहे गए, जिनको सामान्य रूप से हमने कहा कि ये कैप्सूल की तरह से दिखाई देने वाली संरचनाएं होती हैं। और इन्हीं संरचना को, एक एक संरचना को हमने कहा कि ये संरचना जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम आपको, या तो इसकी हिस्ट्री रही, हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हिस्ट्री में एक बात आपसे कभी पूछी जा सकती है, नेम द साइंटिस्ट हु was the first time have see माइटोकॉन्ड्रिया इन ए प्लांट सेल। वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वनस्पति कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा? तो वनस्पति कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का श्रेय जाता है एफ मीवर्स को 1904 में। एफ मीवर्स ये जाता है 1904। ध्यान दें कि कहीं कहीं पर ये 1905 भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो डिस्कवरी हुई है एफ मीवर्स ने निम्फिया पौधे में, इसको ध्यान से सुनिएगा कि एफ मीवर्स ने निम्फिया पौधे में इसकी खोज किया, माइटोकॉन्ड्रिया निम्फिया। साइंटिस्ट हैं एफ मीवर्स, ईयर है 1904 और प्लांट का नाम है प्लांट का नाम है निम्फिया। ये प्लांट में डिस्कस हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर? हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले इसको कीट पतंगों की पेशियों में देखने का श्रेय होता है कोलिकर का, जो 1880 में इन्होंने देखा है। दूसरा है फ्लेमिंग का 1882, जिन्होंने फाइला नाम दिया। थर्ड है अल्टमैन, जिन्होंने 1894 में बायोब्लास्ट नाम दिया है। और फोर्थ है सी बेंडा, क्रेमर बेंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को आपने देखा कि यहाँ पर दो टर्मों में तोड़ दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया माइटोस, दूसरे को बोला गया कॉन्ड्रियन। माइटोस मीन्स होता है थ्रेड लाइक, कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रैन्यूल। धागे सदृश संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। और एट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वनस्पति कोशिका में सबसे पहले इसको देखा था, तो वो वैज्ञानिक का नाम है एफ मीवर, जो 1904 में 1904 में इन्होंने वनस्पति कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। और उसके फंक्शन क्या होते हैं, उससे एनर्जी कैसे निकलती है। अब हम आगे बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि माइटोकॉन्ड्रिया ये कहाँ कहाँ पर जो है ये पाई जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया हम चल रहे हैं आपको बताने डिस्ट्रीब्यूशन। पहला मैंने नाम लिया बैक्टीरिया का, दूसरा हमने नाम लिया ब्लू ग्रीन एल्गी का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। इन दोनों को छोड़ दिया जाए, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए, तो ये लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में आसानी पूर्वक पाए जाते हैं। इनको छोड़ करके लगभग सभी लिविंग सेल में ये पाए जाते हैं। जितनी भी लिविंग सेल हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सभी में माइटोकॉन्ड्रिया ये पाया जाता है लिविंग सेल। आपके लिए जानना अनिवार्य यह है, अब तो आपने देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, कि बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कि ये जो है ये बैक्टीरियल सेल में नहीं पाए जाते। जितने भी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल हैं, चाहे वो स्फेरिकल हो, जिसको आपने कहा कोकस है, रॉड शेप है, बैसिलस, स्पाइरल, जो भी है, किसी भी शेप का बैक्टीरिया होगा तो उसमें नहीं पाए जाएंगे। और ब्लू ग्रीन एल्गा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। और ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स, सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं में ये बैक्टीरिया आसानी पूर्वक पाए जाते हैं। और ये जो है आरबीसी यू नो रेड ब्लड सेल, तो स्तनधारी प्राणियों के लार्वा कणिकाओं में भी पाए जाते हैं। और ये कुछ समय जैसे आरबीसी में पाए जाते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। आरबीसी में तो ये पाए जाएंगे, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। आरबीसी सी रेड ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसीलिए इसको बोला जाता है आरबीसीएस, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में ये पाए जाते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। कुछ समय तक करते क्या है, क्यों नष्ट हो जाते हैं, तो दे आर प्रोवाइड टू द एनर्जी, ये ऊर्जा को प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी को देते हैं, और एनर्जी को देने के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं कि शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले अगर हम देखें कि इसका जो है शेप क्या है, तो शेप इसका जो होता है ओवल या कैप्सूल लाइक, यू नो कैप्सूल, जो कैप्सूल हम खाते हैं उसी कैप्सूल के समान ये संरचना होती है इस तरह से।
कैप्सूल लाइक, कैप्सूल लाइक। साइज क्या होती है? 0.5 to 2 माइक्रोन, 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोन तक ये इनकी साइज होती है। डेसिमल 5.5 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक इसकी साइज होती है। तो जनरल सी बात, हम इसको यह नहीं कह सकते हैं कि सभी एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, सबकी साइज अलग अलग होती है। और नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर तो आपने देखा कि ये इस तरह से है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसके विषय में और भी ढेर सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिएगा आप लोग, सिर्फ हमने ये बताया कि ये जो है कैप्सूल लाइक होता है। बस ऊपर से देखने पर ये जैसा दिखाई, जैसे कि एक कैप्सूल दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सामान्य रूप से अगर इसको स्ट्रक्चर की देखा जाए तो ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये इस तरह से, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इनको हम इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यह है क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर लगा होता है ऑक्सीसोम, इनको ऑक्सीसोम का नाम देते हैं, और इनको क्रिस्टी का नाम देते हैं। इसको आउटर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इन दोनों के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, जिसमें जो भरा हुआ फ्लूइड होता है उसका नाम होता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भरा होता है। और इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये डीएनए का होता है। किसका होता है? डीएनए का होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, अभी इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, लंबे डिस्कस को लेंगे हम इसके स्ट्रक्चर पर, थोड़ा सा डीप में चलेंगे, इसलिए कि आप लोगों को सामने नीट का भी एग्जाम है, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नंबर क्या दे इसका? संख्या कि सभी कोशिकाओं में एक समान, एक कांस्टेंट नंबर के रूप में नहीं पाया जाता, सब में अलग अलग होता है। जैसे मैं कुछ कोशिकाओं को बता रहा हूं आपको, च्योस में इनकी संख्या 50,000, च्योस की में इनकी संख्या जो होती है वो 50,000 होती है। सी अर्चिन, यू नो, समुद्री घोंघा, सी अर्चिन, सी अर्चिन में 1,40,000 से लेकर के, सी अर्चिन में, वैसे च्योस में आपने देखा अभी कि च्योस में मैंने बताया कि इनकी संख्या वो 50,000 तक है च्योस में। ये हो गया संख्या 50,000 तक। दूसरा आप देखिए सी अर्चिन, समुद्री घोंघा, सी अर्चिन, सी अर्चिन, सी अर्चिन में इनकी संख्या जो होती है 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 तक होती है। इस तरह से 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 तक इनकी संख्या होती है। 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 तक ये होते हैं। और इसी सी अर्चिन के एग में इनकी संख्या वो 3 लाख तक होती है, 3 lakhs। ये हो गया 3 lakhs, 3 लाख तक होती है। ये हो गए 50,000 तक, 50,000,
ये हो गया 1,40,000, 1,40,000, और ये हो गया 1,50,000 तक है ये 1,50,000, और ये 3 लाख तक है। 3 लाख इनके अंडकों में इनकी संख्या हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है होना चाहिए कि शेप भी हमने बताया, साइज भी हमने बताया। शेप आपने देखा कि ये कैप्सूल लाइक होते हैं। साइज मैंने बताया कि 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोन तक हो सकते हैं। और संख्या मैंने बताया, नंबर मैंने बताया कि 50,000 से लेकर के 3 लाख तक इनके नंबर होते हैं। इस सिंगल सेल में आप सोच सकते हैं, अभी आपको हम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को कैसे प्रोवाइड करता है, तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर इनकी संख्या 3 लाख होगी वहां पर कितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए ये आसानी पूर्वक एनर्जी को प्रोवाइड करते रहते हैं और हमारी शरीर किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक करती रहती है।